नमस्कार। अगर जो आप हिंदी विषय के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम हिंदी शिक्षण और पत्रकारिता से संबंधित सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी शिक्षण, अगर जो आप हिंदी के टीचर हो जाएंगे तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या क्या आपको करना पड़ता है, इस इन सब चीज़ों से संबंधित इसमें प्रश्न हैं जो पेपर में आते ही हैं हिंदी की परीक्षा में। और पत्रकारिता, जो पत्रिकाएं छपती हैं, प्रकाशित होती हैं, उनके विज्ञापन को कैसे लिखा जाता है, माने पत्रकारिता से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना संचार है। आईसीटी के तहत ये होता है कि संचार के साधनों के बारे में बताया जाता है। इसमें भावात्मक साधन भी लिए जाते हैं। तो अगर जो आप किसी को याद कर रहे हैं तो वह संचार का कौन सा साधन है? मौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार या सांकेतिक संचार। किसी को याद करना कौन सा संचार है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक संचार। किसी को याद करना इस संचार की श्रेणी में आता है। आगे है, क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा छोटे क्षेत्र में किसी वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए कैसे विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन और स्थानीय विज्ञापन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है कि क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा अगर जो छोटे क्षेत्र में किसी वस्तु का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप कौन से विज्ञापन का प्रयोग करेंगे? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थानीय। अगर क्षेत्रीय शब्द पर ध्यान देंगे तो आपका इसमें मिल जाएगा कि क्षेत्र विशेष से संबंधित चीज़ें अगर जो हम दिखा रहे हैं तो उसको स्थानीय विज्ञापन के अंतर्गत वो आएगा। आगे तीसरा प्रश्न है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जनसंचार की जो माध्यम है, आधुनिक माध्यम जो है उसमें सबसे पुराना क्या है? जनसंचार माने लोगों का जो सूचनाएं हैं एक जगह से दूसरे जगह तक प्रसारित करने का माध्यम। कथन माध्यम, श्रवण माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, प्रिंट माध्यम। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिंट माध्यम। माने चीज़ों को प्रिंट करना ही सबसे पुराना माध्यम, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी चल गई है तो हम 1 मिनट में सारी चीज़ें जान लेते हैं। पहले के जो विद्वान रहते थे वो चीज़ें खोजते थे। आजकल अगर जो किसी को कोई चीज़ नहीं आ रही है तुरंत गूगल पे सर्च करेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा, उसे उसका उत्तर मिल जाता है। तो आजकल चीज़ें जानना बहुत आसान हो गया है। इसीलिए जो प्रिंट माध्यम है यह सबसे पुराना माध्यम है। आगे है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म, शोध प्रबंध किसका है? पत्रकारिता एक अलग ही अपना एक विभाग है। इसमें जो चीज़ें छपती हैं, जैसे पेपर छपेंगे, विज्ञापन छपेंगे, तो उसकी कौन कौन सी पत्रिकाएं होती हैं, उसे कैसे प्रकाशित किया जाता है, विज्ञापन प्रकाशित करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे है, तो द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध है, यह किसका है? विष्णुदत्त शुक्ल का, रामरतन भटनागर का, राधा कृष्ण दास का, बाल मुकुंद गुप्त का। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामरतन भटनागर। आगे है, रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई? जो रेडियो होता है, रेडियो पे जो होते हैं, जैसे पहले के समय में जब टीवी नहीं थे, सबके पास नहीं थी, तो रेडियो पे समाचार सुनाए जाते थे, क्रिकेट की कमेंट्री सुनाई जाती थी। तो रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से शुरू हुई? 1923 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1932 ईस्वी। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1923 ईस्वी से रेडियो में विज्ञापनों की शुरुआत हुई। आगे है,
निम्नलिखित रचना की शिक्षण में कौन सी विधि पहले अपनाने सही होता है? रचना की शिक्षण, किसी चीज़ को बनाने में कौन सी विधि हमें अपनाना सही रहता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर, सूक्ष्म से सूचना की तरफ और सरल से जटिल की तरफ कौन सी विधि अपनाना आसान रहता है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल से जटिल की तरफ हमें अपनाना चाहिए। पहले जो आसान चीज़ें हैं उसे करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि जैसी चीज़ें हम करने लगते हैं तो जब हमारे काम होने लगता है तो अंदर से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए सरलता से जटिलता की तरफ करना चाहिए। आगे है पत्रकारिता। पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। हिंदी पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? यह किसी विद्वान का कथन है जो पत्रकारिता के बारे में दिए हैं कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर, श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, डॉक्टर अरविंद तिवारी। यह हिंदी की परीक्षा, अगर जो आप प्रवक्ता की परीक्षा दे रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि इसमें हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ कपूर। आगे है निम्न में से क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? इन चारों ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि कौन सी, अगर जो आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो कौन सी विधि गलत है। इसमें से 3 विधियां सही हैं, तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट मिल जा रहे हैं। सर्वप्रथम संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है। प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। आयोजन की तिथि और समय की सूचना दे दी जानी चाहिए। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, यह गलत है। इसमें दिया है कि आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है। आयोजन स्थल का नाम नहीं लिखेंगे तो जिसको आप आयोजित कर रहे हैं तो वह कैसे जानेगा कि हमें कहाँ जाना है? तो यह गलत है। आगे है विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? कि अगर जो आप विज्ञापन बना रहे हैं तो किस बात का हम ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? तो कम शब्दों में उत्पादों की विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना। बी, चित्र या रेखा चित्रों का प्रयोग करना। सी, विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए। डी, विज्ञापन का मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी ना लिखें। 4 ऑप्शन है, तो इसका डी करेक्ट आंसर है। यह गलत है कि विज्ञापन का मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल न लिखें। जैसे आप किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं तो उसका मूल्य नहीं लिखेंगे और वह उपलब्ध है कि नहीं, तो कैसे मूल्य बिना लिखे कोई कैसे चीज़ें आप जो विज्ञापित कर रहे हैं, जिस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं तो उसके बारे में कैसे लोग जानेंगे? तो यह गलत है। मूल्य लिखना चाहिए और वो उपलब्ध है कि नहीं वह भी लिखना चाहिए। आगे है निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बात का सही विकल्प नहीं है। नारे या स्लोगन तथा प्रेरक वाक्य का प्रयोग ना करें। रंगीन चित्रों का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा है। कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली होना। डी, अंत में संपर्क नंबर अवश्य लिखें। इन चारों में से कौन सा सही है? तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है नारे या स्लोगन तथा प्रेरक वाक्यों का प्रयोग ना करें। विज्ञापन आप छापेंगे तो ये सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ना नहीं रहता तो यह भी सही रहता। आगे स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रसिद्धि प्राप्ति, संपूर्ण देश को अलग करना, प्रशासन और समाज पृथक करना, स्वतंत्रता प्राप्ति। तो स्वतंत्रता के पूर्व जो है पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति। जो पत्र पत्रिकाएं थीं, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही लोग समाज को और जनता को जागरूक करते थे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य था। आगे है, इलेक्ट्रॉनिक, वेब, सोशल आदि मीडिया उपलब्ध होने के बाद भी प्रिंट मीडिया में इतना लोकप्रिय होने के पीछे क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनिक, वेब, सोशल आदि मीडिया उपलब्ध होने के बाद भी प्रिंट मीडिया के इतना लोकप्रिय होने के पीछे क्या कारण है? ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होना, रंगीन चित्रों का प्रयोग, लोगों का शिक्षित होना, अन्य माध्यमों का प्रभावित ना होना। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोगों का शिक्षित होना। लोग शिक्षित हो गए हैं, इसीलिए प्रिंट मीडिया इतनी लोकप्रिय है। आगे है, निबंध लेखन के लघु रूप को क्या कहा जाता है? आलेख, विज्ञापन, रिपोर्ट, फीचर। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आलेख। निबंध लेखन का जो छोटा रूप होता है उसे आलेख कहते हैं। आगे है, निबंध में से क्या साक्षात्कार की सीमाएं एवं हानियों से संबंधित विकल्प नहीं है? निबंध में से क्या साक्षात्कार माने इंटरव्यू की सीमाएं और हानियों में नहीं है? लचीली पद्धति, दोषपूर्ण स्मरण, गलत सूचनाओं की प्राप्ति की संभावना, व्यक्तिगत पक्षपात। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा लचीली पद्धति। आगे है, किस माध्यम के आ जाने से अखबार को अपने कार्यों को और रोचक बनाने के बारे में फिर से सोचना पड़ा? पत्रिका, रेडियो, इंटरनेट, टीवी। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट से आने से अखबार वालों को अपने पेपर को और रोचक बनाने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि लोगों के इंटरनेट आ गए, लोगों के फ़ोन में है ऐप है, तो सब लोग फ़ोन में ही देख लेते हैं, तो न्यूज़पेपर कोई ख़रीदना नहीं चाहता है। इसीलिए जो अखबार वाले हैं वह अपने कार्य को और रोचक बनाने की कोशिश करते हैं, सोचते रहते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा विकल्प आलेख लेखन की विधा से संबंधित गलत विकल्प है? विश्लेषण शैली का प्रयोग, जिज्ञासाशील, असहज, क्लिष्ट और प्रभावशाली भाषा, एक ही बात पुनः ना लिखी जाए। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा असहज, क्लिष्ट और प्रभावशाली भाषा। अगर जो आप निबंध लिख रहे हैं, कोई आलेख लिख रहे हैं, तो उसकी भाषा सहज और सरल होनी चाहिए, ताकि लोग आसानी से आपकी जो आप लिख रहे हैं लोग समझ सकें। आगे है, किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन बनाए जाते हैं? वर्गीकृत विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन, स्थानीय विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन। किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचनाप्रद विज्ञापन बनाए जाते हैं। निम्न में से क्या पत्रकारिता का माध्यम नहीं है? इसमें से पत्रकारिता का माध्यम पूछ रहा है, कौन सा माध्यम पत्रकारिता का नहीं? वेब पत्रकारिता, पत्रिकाएं, फेसबुक, रेडियो। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फेसबुक है यह पत्रकारिता का माध्यम नहीं है। आगे है, पत्रकारिता की वे शैली जो 20वीं सदी से प्रमुखता में आई तथा जिसे लोग पत्रकारिता भी कहा जाता है, वह निम्न में से किससे संबंधित है? खोजी पत्रकारिता से, खेल पत्रकारिता से, सेलिब्रिटी पत्रकारिता से, बाल पत्रकारिता से। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलिब्रिटी पत्रकारिता से। आगे है, गद्य की वह विधाएं। गद्य की वह विधा जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है, उसे क्या कहा जाता है? साक्षात्कार, आलेख, विज्ञापन, रिपोर्ट। किसी एक विषय पर अपना पूरा विचार प्रस्तुत करती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आलेख।
आगे है पत्रकारिता विशिष्ट देश काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का परोक्ष मूल्य का संदर्भ प्रस्तुत करती है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? टाइम्स पत्रिका, श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी, डॉक्टर अर्जुन तिवारी, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र। यह किसका है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेमनाथ चतुर्वेदी। आज के समय में उपभोक्ता को आकर्षित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? नाटक, रिपोर्ट, विज्ञापन, कथन। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विज्ञापन। चीज़ें जितनी भी कंपनियां हैं अपनी चीज़ों का प्रचार करती हैं और जितना ज़्यादा प्रचार होता है सब लोग उसकी चीज़ें उतने ज़्यादा खरीदते हैं। तो विज्ञापन है लोगों को अपने जो उपभोक्ता हैं उन्हें आकर्षित करने। उपभोक्ता माने जो चीज़ें खरीद रहे हैं। आगे है निम्न में से क्या फीचर से संबंधित विचार नहीं है? नंबर 1, फीचर आवश्यकता से अधिक छोटा तथा पढ़ने में उबाऊ होने पर भी अच्छा हो सकता है। फीचर हमारा सात्विक किस्सा किस्म का मनोरंजन करता है। फीचर में अपनी मनोवृत्ति और समझ के अनुसार किसी विषय या व्यक्ति विशेष का चित्रण करना पड़ता है। फीचर मुख्य रूप से आनंद और विनोद के लिए होता है। तो इसका फर्स्ट नंबर ही सही है कि फीचर आवश्यकता से अधिक छोटा तथा पढ़ने में उबाऊ होने पर भी अच्छा हो सकता है। अगर जो पढ़ने में ही अच्छा नहीं लगेगा और छोटा रहेगा, समझ में ही बात नहीं आएगी तो क्या फ़ायदा? वैसे ये इसका सही आंसर है। आगे है दृश्यांकित करने से पूर्ण कथा को ध्यान में रखकर दृश्य का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फीचर लेखन, विज्ञापन लेखन, पटकथा, उद्घोषणा। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटकथा। दृश्यांकित माने दृश्य को अंकित करने के लिए पूर्ण कथा को ध्यान में रखकर दृश्य का जो विवरण तैयार किया जाता है, माने जो उसका माहौल कैसा है वह बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पटकथा। आगे है दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? समाचार सत्यता पर आधारित हो, समाचार लेखन निष्पक्ष हो, शब्द और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है, चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसकी सहयोगी भूमिका में। चित्र महत्वपूर्ण हो और उसकी सहयोगी भूमिका में हो। तो इसका कौन सा सही है? इसका डी सही है, सी सही है। इसका सी सही है। शब्द और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है, यह बहुत ही गलत है। दूरदर्शन भी अगर टीवी पर समाचार आप दे रहे हैं तो जो आप चित्र दिखा रहे हैं और जो बोल रहे हैं उनमें तालमेल होना चाहिए। ये नहीं कि चित्र किसी और चीज़ का दिखा रहे हैं और समाचार शब्द किसी और चीज़ का कह रहे हैं। आगे है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? संचार माध्यमों में अनेक भाषा का प्रयोग होता है। विदेशों के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें पात्र दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है। विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहाँ की भाषा में प्रसारित किया जाता है। संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यह इसका जो डी है यह गलत है। संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए ताकि और दूसरी भाषा जानने वाले लोग भी उसे समझ सकें। श्रव्य दृश्य काव्य से क्या अभिप्राय है? श्रव्य दृश्य काव्य से आप क्या समझते हैं? जो साहित्य दिखाई दे जैसे पुस्तक वह दृश्य है, जो साहित्य सुना जा सके जैसे उपन्यास वह श्रव्य है, देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें जैसे चलचित्र वह दृश्य श्रव्य है। दृश्य काव्य जैसे नाटक, श्रव्य काव्य जैसे कविता। इनमें से चारों में से कौन सा सही है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना, तो जो सुना भी जा सके देखा भी जा सके एक ही साथ दोनों हो तो चलचित्र माने जैसे टीवी या जो फिल्में होती हैं। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। आगे है
दूरदर्शन के बारे में क्या सही नहीं है? यह समाचार, मनोरंजन और विज्ञापन का माध्यम बन गया है। दूरदर्शन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण सहभागी है। सी, जीवंत दृश्यों की प्रस्तुति के कारण इसकी लोकप्रियता अधिक है। डी, इसकी विज्ञापनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिवालिया बना दिया है। दूरदर्शन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जो इसका डी है यही गलत है दूरदर्शन के बारे में, कि विज्ञापन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिवालिया बना दे, बल्कि विज्ञापन से चीज़ें सब लोग ज़्यादा मात्रा में जानते हैं और उसका प्रचार होता है। तो दूरदर्शन है या विज्ञापन जो है वह दिवालिया नहीं बनाता, बल्कि उत्पाद को और बढ़ाता है। आगे है, वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, इसमें विषयों को अंतिम तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। बी, इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है। सी, वर्तमान और भावी पीढ़ी को सूचना, शिक्षा व प्रेरणा के लिए बनाई जाती है। डी, अतीत के जीवंत दस्तावेज के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका बी है वह सही है कि इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है। यह गलत है। इसका उद्देश्य मनोरंजन, जो डॉक्यूमेंट्री होती है किसी महान पुरुष के, जो उस एरिया के प्रभावशाली व्यक्तित्व रहता है, उसकी जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनती है। तो डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता, बल्कि लोगों को प्रेरणा देना रहता है। तो यह ये सही है, क्योंकि गलत पूछा है तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? रेडियो में पूछ रहा है। समाचार, उद्घोषणा, साक्षात्कार, विज्ञापन। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्घोषणा। किसी कार्यक्रम के आरंभ में और अंत की सूचना देने का जो कार्य है वह उद्घोषणा द्वारा होता है। आगे है, अति सक्रिय छात्रों की एक कक्षा में पाठों को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कला का कौन सा स्वरूप सर्वोत्तम होगा? कला का पूछ रहा है। दृश्य कला, प्रदर्शनकारी कला, शिल्प, संगीत। माने अति सक्रिय, जो बहुत ही प्रतिभावान छात्र है, जो हमेशा हर काम को करना चाहता है। तो एक कक्षा में पाठों को एकीकृत माने एकत्रित करने के लिए कला का कौन सा स्वरूप सर्वोत्तम होगा? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदर्शनकारी कला। आगे है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। इसमें जो सबसे सही विकल्प है उसका कह रहा है विकल्प का चयन करने के लिए समावेशी शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसीमा क्या है? माता पिता की अपेक्षाएं, शिक्षक की अक्षमता, माता पिता की जागरूकता, विद्यालय की अतत्परता। समावेशी शिक्षा की प्रभावी जो कार्यान्वयन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसीमा क्या है? माने सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें से वह क्या है, जिससे समावेशी शिक्षा को अच्छे तरीके से किया जा सके? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक की अक्षमता। आगे है, निम्नलिखित में से एक शिक्षण कला कौशल नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उसकी सही पहचान करें। स्मरण करना, बी वास्तविक जीवन की स्थितियों से संबंध, सी करना, प्रतिक्रिया प्रकट करना, पाठ योजना। यहाँ ये सी नहीं रहेगा, सी यहाँ से शुरू है, प्रतिक्रिया प्रकट करना। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मरण करना। आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। एक वेबसाइट में
HTML विभिन्न को जोड़ता है, साइट से, फाइल से, प्रलेख या डॉक्यूमेंट पृष्ठ पेजेज। HTML एक होता है, वेबसाइट होती है, वह उसका काम क्या है पूछ रहा है। तो इसका डी करेक्ट आंसर है, वह पेजेज को जोड़ने का काम करता है। आगे है, नीचे दी गई सूची में से सही विकल्प चयन करें। जब राहुल अपने अनुक्रिया को न्याय संगत सिद्ध करते प्रश्न का उत्तर दे रहा है तो वह प्रश्न के किस स्तर पर प्रचालन कर रहा है? संश्लेषण, तर्क वितर्क, विश्लेषण, जानकारी। पूछ रहा है राहुल अपनी अनुक्रिया जो क्रियाकरण न्याय संगत माने अच्छे तरीके से सिद्ध करते हुए उस प्रश्न का उत्तर दे रहा है, तो वह कौन सा प्रचालन कर रहा है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्लेषण की वह चीज़ों को अच्छी तरीके से विश्लेषित कर रहा है। वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। प्रभावी संचार किसके द्वारा संभव है? विचार की स्पष्टता, मृदुलतापूर्वक बोलने की, योजनागत विचारों को अभिव्यक्त करने की, सुसंगति, धीमे धीमे बोलने के। जो प्रभावी संचार है, संचार मतलब एक दूसरे से अभिव्यक्ति करना अपने मनोभावों की, तो वह क्या है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजनागत विचारों को अभिव्यक्त करने की सुसंगति। आगे है, दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। एकाधिक कार्य तभी संभव है जब पाठक के पास क्या हो? ध्वन्यात्मक जागरूकता हो, पाठन का प्रवाह हो, पाठन क्षमता हो और पाठन की गति हो। एकाधिक कार्य, एक से अधिक कार्य तभी संभव है जो पाठक है उसके पास क्या चीज़ें हो। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाठन का प्रवाह हो, तभी तो एक से अधिक कार्य वह करेगा। नहीं तो जब एक पेज को पढ़ने में वह 1 घंटा लगा देगा तो क्या करेगा? तो इसका बी करेक्ट आंसर है। आगे है, दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प अनुक्रिया की पहचान करें। समाज में एक समावेशिक दृष्टिकोण में माता पिता और अन्य वयस्क सम्मिलित रहते हैं जो डैश से अभ्यासों को प्रकट करता है। समाजवादी दृष्टिकोण, रेगियो एमिलिया दृष्टिकोण, स्वयं विकास, शिशु शिक्षण संस्था मॉन्टेसरी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेगियो एमिलिया दृष्टिकोण। आगे है, जब शिक्षक परीक्षणों को संचालित करने के लिए कहा करता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है तो किस दृष्टिकोण का अनुकरण होता है? शिक्षक कोई चीज़ प्रयोग करता है और परीक्षणों को संचालित करने के लिए कहता है तो किस निष्कर्ष पर पहुंचता है? प्रेरक दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, प्रकरण अध्ययन दृष्टिकोण, निगमनात्मक दृष्टिकोण। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरक दृष्टिकोण, क्योंकि जो शिक्षक है वह प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा कह रहा है किसी और से। आगे है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करें। पाठों में पाठ्य नाट्य कला को प्रोत्साहित करने हेतु सक्षम बनाती है। माने पाठों में जो नाट्य कला है वह किस गुण को और किसको प्रोत्साहित करने हेतु सक्षम बनाती है? साक्षरता कौशल, दृश्य संबंधी योग्यताएं, पाठन कौशल, निर्णय लेने संबंधी कौशल। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, साक्षरता संबंधी कौशल। साक्षरता कौशल। अक्सर गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं और जो समाज की समस्याएं रहती हैं उन पर तो ऐसे साक्षरता पर भी नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं ताकि लोग जागरूक हों। तो साक्षरता कौशल।
सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करें। विद्यालय में सर्वोत्तम अभ्यासों का व्यापक पैमाने पर साझाकरण किसके द्वारा सर्वाधिक रूप से संभव है? गोष्ठियों, सभाओं, वेब गोष्ठियों, वेबिनार। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेब गोष्ठियों या वेबिनार द्वारा। साझाकरण माने एक दूसरे को कुछ चीज़ें एक दूसरे से आदान प्रदान करना। सही विकल्प का चयन करें। पर्यावरणीय व्यवधान के लिए शहरीकरण एक प्रमुख योगदान करता है जो डैश को बढ़ावा देता है। बढ़ी हुई जैव विविधता, बढ़ी हुई जनसंख्या, पालतू जानवर की बढ़ी हुई संख्या, निर्माण के लिए विविध प्रतिमान। पर्यावरणीय जो पर्यावरण के व्यवधान के लिए शहरीकरण एक प्रमुख योगदान करता है। जो शहरीकरण है, जैसे शहर बनाते चीज़ों को, जैसे गांव से शहर को बनाना, कारखाने स्थापित करना, ये सब चीज़ें हैं वह किसको बढ़ावा दे रही हैं। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा घटी हुई जैव विविधता। आगे है, सही उत्तर का चयन करें। यदि दो भिन्न शिक्षक एक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते हैं और अंकों में अंतर होता है तो प्रश्न पत्र में क्या होगी? वस्तुनिष्ठता की कमी, वैधता की कमी, विश्वसनीयता की कमी, मानकों की कमी। जैसे एक की कॉपी को दो शिक्षक चेक करते हैं तो अगर जो अंकों में अंतर हो जाता है तो प्रश्न पत्र में क्या होगी उसकी कॉपियों में? तो यहाँ सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वसनीयता की कमी। आगे है, सही उत्तर का चयन करें। गिजुभाई का शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद। जो गिजुभाई हैं उनकी शिक्षा किस सिद्धांत पर है? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकृतिवाद। आगे है, सही विकल्प का चयन करें। स्वमूल्यांकन बच्चों में किस गुण को विकसित करता है? प्रतिक्रिया, क्रियात्मक कौशल, समझदारी कौशल, शोध कौशल, सहयोग भावना। स्वमूल्यांकन माने खुद का मूल्यांकन अगर जो बच्चा करेगा तो उसमें कौन सा गुण विकसित होगा? तो प्रतिक्रियात्मक कौशल। ए इसका सही हो जाएगा, प्रतिक्रियात्मक कौशल। आगे है, सही विकल्प का चयन करें। संचार प्रतिक्रिया में प्रतिपुष्टि शब्द का क्या अर्थ है? जो संचार प्रतिक्रिया है उसमें प्रतिपुष्टि शब्द का क्या अर्थ है? बाद में सुनने के लिए संदेश का ध्वनियावलोकन करना, संदेश के विषय में समीक्षात्मक होना, संदेश दूसरों को अग्रसारित करना, अनुक्रिया जो प्राप्तकर्ता प्रेषक को देता है। प्रतिपुष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुक्रिया जो प्राप्तकर्ता, जो सूचना जिसको मिल रही है प्रेषक को देता है उसे प्रतिपुष्टि कहते हैं। जैसे स्कूल में टीचर है और स्टूडेंट है, अगर जो टीचर कुछ पूछता है बच्चों से तो वह बच्चा अगर जो उसका सही उत्तर देता है तो उसे प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, आपकी इसमें क्या फीडबैक है, सोच है। संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा की प्रतिस्थापना का अर्थ है शैक्षिक वित्त का डैश उत्तरदायित्व है। सार्वजनिक और निजी निकायों, बैंकों और अन्य वित्तीय निकायों, प्रशासन और माता पिता, केंद्र और राज्य प्रशासन। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्य प्रशासन। जो शिक्षा क्या है, संविधान की समवर्ती सूची में है और केंद्र और राज्य दोनों का यह कर्तव्य है कि शिक्षा के ऊपर अपने जो निधियां आती हैं उस पर खर्च करें। तो समवर्ती सूची में जो रहते हैं वह केंद्र और सरकार दोनों की जिम्मेदारी होते हैं।
रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निरूपण के लिए आवश्यक नहीं है। संगीत मंच, सज्जा, आलेख, सूत्रधार की ध्वनि। रेडियो लेखन, रेडियो पर लेखन के अंतर्गत अगर जो रेडियो पर आप लिख रहे हैं और समाचार दे रहे हैं तो ध्वनि रूपक निरूपण के लिए ध्वनि को करने के लिए, क्योंकि उसमें रेडियो पर आवाज़ ही आती है, चित्र तो दिखाई न देता है, तो किसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत मंच, मंच सज्जा। सॉरी ये गलत है, यहाँ पर सही करेंगे। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मंच सज्जा। अब रेडियो पर मंच की ज़रूरत नहीं है। आगे है मुद्रण अभिन्यास। ये अभिन्यास रहेगा, अभिन्यास शब्द है तो इसको आप सही कर लेना। मुद्रण अभिन्यास स्थित प्रिंट लेआउट मोड में हम, आगे डैश है, क्या सही है। बाह्य रेखांकन उपकरण देख सकते हैं, प्रलेख देख सकते हैं क्योंकि ये मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देते हैं। केवल पाठ्य भाग संबंधी विषय वस्तु देख सकते हैं, ना कि आरेख। प्रलेख का पाठन करने के लिए उपलब्ध क्षेत्र को अधिकतम कर सकते हैं। तो मुद्रण अभिन्यास के लिए माने प्रिंट लेआउट मोड में क्या हम कर सकते हैं, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रलेख देख सकते हैं क्योंकि यह मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देते हैं। आगे है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में कंप्यूटर की तुलना मानव मस्तिष्क के साथ की जाती, क्योंकि यह क्या है, जैसी ये सब चीज़ इन चार ऑप्शन में से क्या पुनः स्मरण, चुनना, मिलान, अंतर करना, निर्णय लेने में सक्षम है। माने कंप्यूटर क्या काम करने में सक्षम है, पुनः स्मरण करना, गणना, मिलान, संबंध, पाठन, ये सब चीज़ें। सी पुनः स्मरण, विश्लेषण, प्रशंसा, पठन, आदेश। डी गणना, विश्लेषण, सराहना, चुनना, आदेश देना आदि। तो इसमें कंप्यूटर के बारे में जो कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। जो भावनाओं से संबंधित चीज़ें हैं वह कंप्यूटर नहीं कर सकते, जैसे सी में दिया प्रशंसा करना, डी में दिया है सराहना करना, और फर्स्ट में दिया है कि निर्णय लेना। तो कंप्यूटर एक मशीन है, वह ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। पुनः स्मरण, गणना, मिलान, संबंध खोजना, पाठन, इतनी सारी चीज़ें कंप्यूटर करता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है। नवीनता, संक्षिप्तता, अस्पष्टता, विरोधाभास। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विरोधाभास समाचार लेखन से जुड़ा विकल्प नहीं है। समाचार में विचार अस्पष्ट होने चाहिए, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आगे है जिसके माध्यम से राज कार्य होता है। कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार, वह कौन सी भाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, आम भाषा, जनभाषा, राजभाषा। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजभाषा, जिसमें राजकाज के काम प्रदेश और केंद्र की जिस भाषा में काम होते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। टेलीविज़न लेखन के दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती है। निर्देशक, निर्माता, कलाकार, कैमरामैन। टेलीविज़न लिखने में, दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्माता, निर्माता की भूमिका नहीं होती है। आगे है फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख है। फीचर कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ है, मनोरंजन शैली में प्रस्तुत आलेख है।
फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेलों और प्राकृतिक आपदाओं आदि पर भी लिखा जा सकता है। फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है। फीचर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यह है डी। फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है, यह गलत है। आगे है, अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वह समाचार है। यहाँ जिस रहेगा। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में है वही समाचार है। समाचार की परिभाषा किसकी है? हार्पर लीच, विलियम जी ब्लेयर, जेराल्ड डब्ल्यू जॉनसन, जेके सिडलर। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जी ब्लेयर। उनका कहना है कि जिस व्यक्तियों की अभिरुचि ज़्यादा होती है, अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस चीज़ में होती है वही समाचार है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? मनोरंजन, शून्य पठनीयता, ज्ञानवर्धक, मार्गदर्शन। फीचर लेखन का उद्देश्य क्या नहीं है? शून्य पठनीयता। यह गलत है। माने ऐसा होना चाहिए कि जिसे सब लोग पढ़ ले, वो पढ़ने योग्य हो, तो यह गलत है। आगे है, रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? बातचीत, है, था, निम्नलिखित। रेडियो पर आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो निम्नलिखित। इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आगे है, टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है? फ्रेश न्यूज़, विज्ञापन, हाई न्यूज़, न्यूज़ सॉफ्ट। टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है विज्ञापन। आगे है, विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? शर्त को छोटे टाइप में छापना, भ्रामक चित्र बनाना, अधूरी जानकारी देना, सही जानकारी देना। विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? क्या अच्छी चीज़ें हैं? सही क्या है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सही जानकारी देना। आगे है, पत्रकार मॉरिस फिगर्स के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? पाठक मॉरिस फिगर्स के अनुसार समाचार को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? संपादक, संवाददाता, कंपोजर, संशोधक। माने पाठक, कोई पत्रकार मॉरिसस के अनुसार समाचार जो है वह पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? तो इसका बी करेक्ट आंसर, संवाददाता। जो समाचार सुनाता है वही समाचार को बोधगम्य बनाता है। आगे है, समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? रोचकता, उत्तेजकता, महत्वपूर्णता, सत्यता व नवीनता। समाचार का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यता एवं नवीनता। आगे है, डेस्क के विचार के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? संपादक, रिपोर्टर, कंपोजिटर, प्रूफ रीडर। माने डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपोर्टर। रिपोर्टर ही समाचार को इकट्ठा करता है, पूर्ति करता है उसके। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार, उच्च शिक्षा व दो भाषाओं पर अधिकार, उत्सुकता की भावना, भावुक व चंचल व्यक्तित्व। तो रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सहज बुद्धि और भाषा पर अधिकार। उसे जिस भाषा में वो बोल रहा है उसे अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अच्छे से वह समझ ले और अच्छे से वह बोल ले। भारत की सर्व प्रमुख एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? नेशनल न्यूज एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता,
हिंदुस्तान समाचार। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये सब जो जितने भी पेपर मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ यह किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए यह आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे है, इनमें से कौन रेडियो विज्ञापन से नहीं होता है? चित्र, वाचन, संदेश, संगीत। रेडियो कौन सा तत्व है जो रेडियो विज्ञापन से नहीं होता है? चित्र, क्योंकि रेडियो में हम चित्र नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसमें खाली आवाज़ ही सुनाई देती है। आगे है, रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। बी, टीवी की तुलना में रेडियो कॉपी लेखक को समय की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है। सी, रेडियो विज्ञापन में संवाद अधिक होते हैं। डी, रेडियो विज्ञापन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि टीवी के कम। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो में सारा संदेश संगीतमय और ध्वनि के प्रभाव में होता है, जबकि टीवी पर सारे पर्दे पर दिखाए जाते हैं। माने रेडियो में हम खाली सुन सकते हैं और टीवी में हम देख भी सकते हैं। आगे है, समाचार के दो प्रमुख रूप मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। इन दोनों समाचार माध्यमों से क्षेत्र में बहुत पूर्व गति आई है। मुद्रित माध्यम लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकाशन में आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मध्य 20वीं सदी की देन है। वैज्ञानिकों की सूझबूझ से दोनों मध्य अस्तित्व में आए। यह दोनों माध्यम मानव जाति का विनाश करेंगे। तो यही करेक्ट आंसर है कि यह दोनों मानव जाति का विरोध करेंगे, यह गलत है। समाचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना, सूचना को विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना, सूचना को पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचाना, सूचना को केवल साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाना। तो जन संचार माध्यमों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। आगे है, अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? एकांगी समाचार, डायरी समाचार, सनसनी खोज समाचार, गर्म समाचार। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्म समाचार। आगे है, इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिका, रेडियो। संचार का माध्यम नहीं है, उसको छांटना है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो। बल्कि रेडियो श्रव्य समाचार का माध्यम है। आगे, इनमें से जो श्रव्य समाचार का माध्यम नहीं है उसे छांटिए। दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट, रेडियो। इसमें श्रव्य समाचार का माध्यम पूछ रहा है, उसमें तो संचार का माध्यम पूछा था, लेकिन तो इसमें श्रव्य समाचार का माध्यम पूछ रहा है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन। दूरदर्शन में चीज़ें दिखाई भी जाती हैं और सुनाई भी जाती हैं, तो श्रव्य समाचार का माध्यम नहीं है। आगे है, विभेदित विमूल्यांकन के लिए प्रावधान पर एक समावेशी अभ्यास है। संस्थागत स्तर, विद्यार्थी स्तर, विद्यालय स्तर, कक्षा स्तर। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा स्तर। आगे है, पाठन और प्रतिफलन पर लागू होता है। संकेत पर, केवल पाठ्य विभागों पर, चित्रों और पाठ्य भाग दोनों पर, केवल चित्रों पर। पाठन और प्रतिफलन
किस पर लागू होता है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रों और पाठ्य भागों दोनों पर। आगे है, प्रथम पीढ़ी प्रशिक्षार्थियों को सहयोग देने के लिए सर्वथा अनुकूलित कार्य नीति क्या हो सकती है? उपचार, कम विषय वस्तु, संपर्क कक्षाएं, अधिगृह आवंटित कार्य। जो प्रथम पीढ़ी के प्रशिक्षार्थी हैं उनको सहयोग के लिए सर्वथा अनुकूल कौन सी नीति हो सकती है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संपर्क कक्षाएं। आगे है, एक शिशु के रूटिंग रिफ्लेक्स कब दिखाई देता है? एक शिशु के, यहाँ डैश रहेगा, में रूटिंग रिफ्लेक्स कब दिखाई देता है? 9 माह से 1 वर्ष तक, 3 माह से 6 माह तक, जन्म से 3 माह और 6 माह से 9 माह। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म से 3 माह। जो बच्चा होता है उसमें रूटिंग रिफ्लेक्स कब दिखाई देता है? तो जन्म से 3 माह तक। स्वशोधन पद्धति का एक लाभ यह है कि वह कौन सा लाभ है? छात्र अपेक्षित मानकों के प्रति जागरूक हो जाते हैं और उसे दिशा में कार्य करते हैं। छात्र शिक्षक की अपेक्षाओं को जानते हैं। छात्र अपनी गलतियों का शोध कर सकते हैं। छात्र अपनी गलतियां समझ सकते हैं। स्वशोधन माने खुद से कोई चीज़ शोध करना से क्या लाभ है? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र अपेक्षित मानकों के प्रति जागरूक हो जाते हैं और उसी दिशा में कार्य करते हैं। आगे है, पाठों में संगीत और गीतों को सम्मिलित करने पर विकसित होती है। क्या विकसित हो सकती है? दृश्य संबंधी प्रशिक्षण शैली, श्रवण संबंधी प्रशिक्षण शैलियाँ, संगीत संबंधी प्रशिक्षण शैली, कंठस्थ करने की प्रशिक्षण शैली। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवण संबंधी प्रशिक्षण शैलियाँ। आगे है, शोध दावा करते हैं कि समावेशन का कार्यान्वयन मंद होता है और संस्थागत स्तर पर महत्वपूर्ण कारकों में से एक इस है। क्या है इसमें से? एक डैश है, रिक्त स्थान है, व्यवहार्यता, निर्भरता, शिक्षा की उपलब्धता, समय प्रभावकारिता। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहार्यता। आगे है, शिक्षक शिक्षा के संबंध में शिक्षा आयोग की अनुशंसा की है। शिक्षक शिक्षा के संबंध में आयोग ने क्या अनुशंसा की है? नंबर 1, सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षाओं को विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालयों के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। शिक्षक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय काउंसिल स्थापित की जानी चाहिए। शिक्षक शिक्षा स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों में दी जानी चाहिए। नीति आयोग शिक्षा आयोग है, उन्होंने क्या अनुशंसा दी है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाओं को विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। शिक्षाओं को। आगे है, पाठों में संगीत और ताल सम्मिलित होकर डैश की विकसित करते। तार्किक क्षमताओं, सामाजिक क्षमताओं, भाषा संबंधी क्षमताओं, संज्ञानात्मक क्षमताओं। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षमताओं में। आगे है, जो शिक्षक अनवरत अपने ज्ञान अद्यतनीकरण करते रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तकनीकी प्रेमी, परिश्रमी, उदार, ज्ञान प्रेरित। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उदार। अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है बाल्यावस्था, किशोरावस्था,
वृद्धावस्था। तो इसका सही है किशोरावस्था, यहाँ किशोरावस्था नहीं प्रौढ़ावस्था रहेगा। माने इसका समझ लो अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? किशोरावस्था। आगे है निम्नलिखित में कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? अशाब्दिक माने बिना बोले का संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। संकेत करना, चेहरे से व्यक्त करना, स्पर्श से भेद करना, जानबूझकर मुस्कुराना। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पर्श से भेद करना यह अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। अशाब्दिक माने बिना बोले हम अपने मन के भावों को व्यक्त करें। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषण, संदेश, गंतव्य, संदर्भ। इन चारों में से संप्रेषण प्रक्रिया का कौन सा तत्व नहीं है? तो संदर्भ। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? स्व संप्रेषण, वैध संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, लोक संप्रेषण। इनमें से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो वैध संप्रेषण। वैध संप्रेषण प्रकार नहीं है, यह कोई प्रकार नहीं है वैध संप्रेषण का। ज्ञान तभी उपयोगी है जब स्वयं की निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। सिद्धांत है ज्ञान तभी उपयोगी है जब स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया। किस सिद्धांत का है? ह्यूरिस्टिक विधि, प्रदर्शन विधि, क्रिया विधि, साक्षात्कार विधि। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि में स्वयं चीज़ें सीखी जाती हैं करके। आगे है आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? प्रतिमान, क्षेत्र भ्रमण, स्वयं करके सीखने का अनुभव, कंप्यूटर। आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? तो प्रतिमान के द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? इंसाइक्लोपीडिया, बुलेटिन, अनुशिक्षकीय, कैटलॉग। कौन एक मुद्रित सामग्री का प्रकार नहीं है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलेटिन। निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक उद्योग का प्रकार नहीं है? योजना विधि, आख्यान व्याख्यान विधि, अनुवर्ग विधि, पाठ प्रदर्शन। प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक का प्रकार नहीं है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना विधि। आगे है कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारियाँ अपेक्षित नहीं है? शिक्षक चर, छात्र चर, विद्यालय में सेवा के लिए एकीकृत नियम, परिस्थितिगत चर। इन चारों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम। आगे है क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है। संज्ञानात्मक संरचना का कौन सा पर्यायवाची? पर्यावरण का, व्यक्ति का, अवरोध का, समायोजन का। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना का इसमें से कौन सा पर्यायवाची है? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण का। आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? उदार पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, लचीली पाठ्यचर्या जो कमजोर विद्यार्थियों को सुलभ हो, उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान विद्यार्थियों को सुलभ हो, सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। तो जो 2005 की पाठ्यचर्या रूपरेखा है उसमें से कौन सा एक इसमें सही विकल्प है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है।
यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य, रचनात्मक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, भावात्मक परिप्रेक्ष्य। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा रचनात्मक। सीखना माने कोई चीज़ सीखते रहना, तो रचना करते रहना रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य नहीं है? केवल सामाजिक अनुभव को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, केवल संस्कृत अनुभव को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव को पाठ का हिस्सा बनाया जाए, ना तो सामाजिक और न सांस्कृतिक अनुभव को पाठ्य का हिस्सा बनाए। इसमें से कौन सा असत्य नहीं है, माने कौन सा एक सत्य है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों अनुभवों को पाठ का हिस्सा बनाया जाए। आगे है, सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? सूचना प्रक्रम प्रतिमान, सहकारी अधिगम प्रतिमान, वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान, उन्नत संगठन प्रतिमान। तो सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रम प्रतिमान। अब हमारा यहाँ पर शिक्षण और पत्रकारिता से संबंधित टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और अगर जो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो क्लास, तो क्लास को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।